बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया और पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। मेरे साथ को होस्ट हैं डॉक्टर चीमा साहब। आज हम दो बहुत ही अहम मौज़ूओं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और पहला मौज़ू जो है वो इनफैक्ट जो रिसेंट डेवलपमेंट है चाइना की सालसी में जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है, जहां पे वो अपनी एम्बेसीज़ को दोबारा खोलेंगे और सफारतकारों का तबादला भी होगा। और उन्होंने उसके साथ साथ 1997 का और 2001 का जो एग्रीमेंट है वो भी उसके अंदर शामिल किया है। और इससे न फ़कत ये कि ख़ित्ते के अंदर एक मस्बत तब्दीली नज़र आएगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बिलखुसूस तौर पे इसके मस्बत असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात ईरान के साथ भी हैं और सऊदी अरब के साथ भी हैं और फिर चाइना के साथ भी हैं। उस पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ग्लोबल साउथ नैरेटिव जो भारत का है, G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत में और वो पाकिस्तान के बगैर हो रही है। इन दोनों टॉपिक्स का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। इनके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है, हमारी माशियात किस तरफ जाएगी, सियासियात किस तरफ जाएगी, हमारी आवाम इसके बारे में क्या सोच रही है, इन सारी चीज़ों को हम टच करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, अमेरिका से उन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत अहम डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है इस वक्त जो चाइना की सालसी के अंदर जो अपना सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात की बहाली है, सफारतकार भी एक दूसरे के यहाँ दोबारा जाएंगे, एम्बेसीज भी दोबारा खुलेंगी। 7 सालों के बाद ये डेवलपमेंट है, इसके आप क्या असरात देख रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? कहा यह जा रहा है कि हमें शिफ्ट नज़र आ रही है, पावर ट्रांजिशन नज़र आ रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ और यूनिपोलर वर्ल्ड से ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं और इसके माशी और सियासी असरात होंगे पूरे खित्ते के अंदर। और यानी ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे अमेरिका ने निकल कर मिडल ईस्ट से और चाइना की तरफ जब तवज्जो दी तो उसने एक स्पेस क्रिएट किया और चाइना ने उस स्पेस को बड़े भरपूर अंदाज से उसको फिल किया। और वैसे भी ये डिफ़ाइन किया जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल पावर वो है जो अपनी से को कायम करे और उसकी से की वजह से जो पैराफल नेशंस हैं या उस खित्ते के जो मेंबर ममालिक हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसके मुताबिक तय करें। तो सऊदी अरब और ईरान जो कि राइवल पावर्स थे खित्ते के अंदर, और सिंस 2007 के बाद हम दोनों के अंदर एक चपकलिश और एक खिंचाव देखते हैं। इस हवाले से चाइना की जो ये डेवलपमेंट है और ये जो सालसी का किरदार है, इस सारी डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसको मल्टीपल एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात, अगर आप इसको सऊदी पर्सपेक्टिव से देखें, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ये महसूस कर रहे थे कि वो जो जंगें उन्होंने शुरू की, वो सारी काउंटर प्रोडक्टिव हो रही थी और ईरान ये महसूस कर रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा ग्लोबल सैंक्शंस की वजह से उनकी जो तरक्की है, वो भी बहुत ज़्यादा रुकावट है और उसमें आपको पता है इंटरनल मूवमेंट्स भी शुरू हो गई थी। तीसरा, अगर इसको अमेरिकन पर्सपेक्टिव से ही देखा जाए तो आपको देखना होगा कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे तो उन्होंने अपनी कैंपेन के दौर में कह दिया था कि हम सऊदी अरब को पराया स्टेट बना देंगे जब जमाल खशोगी का वाकया हुआ। लेकिन बाद में फिर यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो सऊदी अरब को खुद प्रेसिडेंट बाइडेन को खुद सऊदी अरब जाना पड़ा और कहना पड़ा कि आप तेल की कीमतें जो हैं वो ना बढ़ाएं और दैट एंड देन सऊदीज ने ये बात ना मानी और फिर अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो थे वो 2 दफा रिलीज करने पड़े। और कहा जा रहा है कि इस वक्त भी अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है 40 साल की पहले जो जितने कम थे उतने आज कम है। सो अमेरिकन जो थे वो, और फिर महंगाई जो पूरी दुनिया में हुई वो भी एक चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है कि जो जो सऊदी मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, उन्होंने, आपको पता है कि एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था जिसको अमेरिकन ने ब्रेक थ्रू कराया था अमारातीज और इजराइल के दरमियान। तो वो समझते हैं कि वो तो भी वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो सऊदी अरब समझता है कि जो अननेसेसरी वॉर्स है वो बंद करनी पड़ेगी और जो विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान का, एक तो वो उसको बड़े केयरफुली देख रहे हैं। अब इसमें जो चाइना का किरदार है डॉक्टर साहब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि चाइना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ये समझे, एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू चाइना ने करवाया है 21st सेंचुरी में। जबकि अमेरिका जो है उसके बारे में रशिया ये कह रहा है कि देखो ये अफगानिस्तान और इराक में क्या करके गए हैं। यूरोप जो है वो परेशान है कि रशिया इतना बड़ा मुल्क और सारी एनर्जी सप्लाईज वहां से आ रही हैं तो क्या मुस्तकबिल होगा। तो चाइना जो है उसने, और आपको पता होगा थोड़ा सा पहले शी जिनपिंग गए थे इराक, उधर सऊदी अरब, और वो जब ईरान के साथ भी उन्होंने $400 अरब का एक मुआहदा किया हुआ है जिसमें बहुत कुछ है, उसमें हुआ बहुत कुछ भी नहीं है, लेकिन चाइनीज ने वो जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़े ज्यादा क्रिएट कर दी हैं।
सो बेसिकली और उनको दोनों को पता है कि दोनों एनर्जी रिच कंट्रीज हैं और चाइना का इसमें किरदार है और जारी बात है चाइना इस वक्त ये भी महसूस कर रहा है और अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशानी इसलिए भी है कि जो इंडो पैसिफिक में जो इस वक्त क्वाड जैसे प्रोग्राम है या एक I2U2 जिसमें इजराइल, इंडिया, यूएई और अमेरिकन वहां पे एक मल्टीलैटरल फोरम बना के बैठे हुए हैं। तो सऊदीज लेफ्ट ओवर फील कर रहे थे और विद इन दी अंडरवर्ल्ड आपको पता होगा कि सऊदीज ने जिस तरह कतर के साथ थ्रू जीसीसी बायकॉट किया और हालात खराब हुए, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ किया वो सारा बैकफायर कर गया और सो उनको ये भी लगता है कि दिस इज द राइट मोमेंट के ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करके अपनी वो जो हिस्टोरिकल राइवलरी है उससे बाहर निकलो और ये जो पुरानी जो खित्ते की लड़ाई है वहां से बाहर निकल के थोड़ा और एंगल से जो है वो खित्ते को और दुनिया को सोचा जाए। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इसमें मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, उसमें आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लार्जली मैं इसको इस स्केल से देखता हूं। और जो सऊदी अरब के ऊपर यूरोपियंस और वेस्ट ने थोड़ा सा प्रेशर डालने की शुरू की वो सारा बैकफायर कर गया। यूरोपियंस अगर आप यूरोपियन ममालिक तो सारे आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, लेकिन अमेरिकन की और पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट के इस वक्त जो MBS के साथ ताल्लुकात हैं वो को इतने अच्छे नहीं है और मेरा ख्याल है और सऊदीज ने इसको बड़ा पर्सनल फील किया है कि आप यूएई को ऊपर उठा रहे हैं, हमें जो सैंक्शंस कर रहे हैं, हमें पराया स्टेट बना रहे हैं और तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हैं और इसमें ये बेसिकली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एक तरफ वो ईरान और चाइना के डॉक्टर ऊपर साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। काइंडली ये मुझे बताइएगा ना कि एक तो जो उनके प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा था कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, इंटरेस्ट परमानेंट है। तो आपको नहीं लगता जो चाइनीज़ मफादात हैं, चूँकि दोनों से उनकी एनर्जी रिसोर्सेज के दोनों मेजर सोर्सेज हैं, और फिर आपने सऊदी अरब का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको बयान किया कि उनकी क्यों फॉरेन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आई है, और फिर मोहम्मद बिन सलमान के जो रिफॉर्म्स हैं, सोशो इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उसका भी हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। साथ साथ ईरानी आपने मफादात का भी जिक्र किया। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो पॉल कैनेडी कहते हैं कि जो राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पार्स में, कि पार्स हमेशा डिक्लाइन इसलिए करती हैं अपनी इनएप्ट पॉलिसीज़ की वजह से, कंट्राडिक्शन नज़र आ रही है। एक तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने कहा कि जी हम ईरान इराक अपना सऊदी अरब वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो उन्होंने ज़रा बैक फुटिंग के ऊपर गए। जो बाइडन साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने दोबारा सिग्नल देना शुरू किया कि हम आपके साथ खड़े होंगे। मेरा ख्याल है जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है बहुत सारी चीजों को पुराने लेंस से देखना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स को ले लें, चाइना के सेंस में वो बैकफायर कर गया, इंडिया के सेंस में अमेरिका की ह्यूमन राइट्स डिबेट बैकफायर कर गई। इवन कि इंडिया ने फॉर एग्जांपल बीबीसी को अगर टफ टाइम दिया तो सारा वेस्टर्न मीडिया खामोश रहा है इसके ऊपर। इसी तरह ईरान सऊदी अरब के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वो सारा अमेरिका का बैकफायर कर गया। तो वो समझते हैं कि हमें जो है वो सऊदी अरब के साथ शायद अमेरिकन उस तरह लॉन्ग टर्म अब नहीं चल सकते, पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ। इसीलिए वो यूएई को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जिसको सऊदीज बड़ा भले वो सारे अरब्स हैं और वो चाहते हैं कि अरब ही उनके मसले का हल करें, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन जो हैं वो लार्जली इस वक्त अगर देखा जाए तो वो यूरोपियंस का भी ट्रस्ट लूज कर रहे हैं। वो इस सेंस में आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि इंटरेस्ट बेस्ड चीजें होती हैं, लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज इन्होंने लेके आए थे उसमें सारा यूरोप को कुछ पता नहीं है कि अमेरिका वहां पे क्या कर रहा है, नए ब्लॉक्स बुला रहा है और इनको बाहर रख रहा है। इसी तरह मिडल ईस्ट के हवाले से पुराने एलाइज जो है वो परेशान है कि अमेरिका क्या कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने एक चीज की है कि कारोबार नहीं रोका, बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है और वो इंडिया के ऊपर जितना कर रहा है, चाइना के साथ अपना कारोबार वैसे ही उनका चल रहा है। वो लगे हुए हैं अमेरिकन भी, लेकिन लार्जली अमेरिका को समझ नहीं आ रही इस वक्त के अपनी वो जो पुरानी हिस्टोरिकल जो डिबेट्स हैं उनको कैसे इंगेज। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर कायम करता था ना अमेरिका का, वो टूट गया है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये जो आप कहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना पैरेफ्रीज के दरमियान में और उनकी डिपेंडेंसी जो है वेस्ट के ऊपर रखना, चाइनीज़ ने गालिबन ये पैचअप करवा दिया है पैरेफ्रीज को आपस में, और मुझे लगता है कि आइंदा जाके चाइना का अहम रोल हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में। डॉक्टर साहब इसमें मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान की। डॉक्टर साहब इसमें ये बताइएगा कि देखिए चाइना और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो कोई मुनासिब नहीं है इस वक्त, उनके तो अपना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी रिसेंटली G20 का हम जिक्र करने लगे थे, तो G20 में दोनों की जो बात है वो ना होने के बराबर ही थी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की। लेकिन आप क्या समझते हैं
कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं, G20 पे भी हम आने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मामलात ठीक कराने में किस मुल्क का किरदार हो सकता है? अमेरिका को इंडिया ने स्नब कर दिया, चाइना का वो किरदार रही है, नहीं है। मिडल ईस्टर्न ममालिक अगर ठीक है, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरब, ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो आपको लगता है कि ये कोई रोल प्ले कर सकते हैं बहुत पाकिस्तान ज़बरदस्त इंडिया के डॉक्टर ताल्लुक? साहब, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज़ किया है। मैं भी यही समझता हूँ कि चूँकि ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ और सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चाइना के देखें एक इंटरडिपेंडेंस तो है, तकरीबन 125 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड चल रही है। हमारे साथ चाइना की क्या ट्रेड है? तो बुनियादी तौर पे मुझे लग रहा है कि ये पूरा खित्ता कॉन्फ्लिक्ट को ज़रा पीछे रखेंगे और इकनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन बढ़ेगा। यहीं पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे यूँ लगता है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान को अपने इंटरनल जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करना होगा, रिफॉर्म्स ला के, सोशल रिफॉर्म्स, इकनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, क्योंकि वेल्थ कंसंट्रेट हो गई चंद हाथों में, उसने पॉलिटिकल सिस्टम को स्टक करके रख दिया है। और जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, सोसाइटल यूटिलिटी नहीं होगी, इकॉनमी की यूटिलिटी नहीं होगी, तो बाहर से आने वाला यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करेगा? उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ कि सऊदी अरब 80% जो फूड आइटम्स है वो बाहर से मंगवाता है। तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी ज़मीन ऐसे बंजर पड़ी हुई है, तो लिहाजा ऐन मुमकिन है कि हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ हम इस्तेमाल करें सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट को और हम चीज़ों को आगे लेके चलें। डॉक्टर साहब इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन पहले छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात कर रहे थे पहले चाइना की जो सालसी थी ईरान और सऊदी अरब के हवाले से। इस हवाले से जो वेस्ट की या इजराइल की जो पॉलिसी थी ईरान को आइसोलेट करने की, वो भी नाकाम नज़र आती है। और उसके साथ साथ सऊदी अरब ने अभी तक इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उनकी जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो इसको ज्वाइन करेंगे भी नहीं। इसके ऊपर मज़ीद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल साउथ जो नैरेटिव है भारत का, और G20 कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, ये भी खित्ते के अंदर एक अहम डेवलपमेंट है। इसके असरात क्या हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हैं जो को होस्ट हैं इस प्रोग्राम के। उसके साथ साथ हमने तकलीफ दी है कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर मुबीन शाह से, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और आजकल टर्की में मौजूद भी हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप तो हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुबीन शाह को हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, वेलकम इन द शो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप अगर शुरू करें, थोड़ा सा हमें रोशनी डालिए कि ये G20 कॉन्फ्रेंस क्या है और ये भारत का ग्लोबल साउथ का नैरेटिव क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर साहब को वेलकम। सबसे पहले तो देखिए, G20 अब ज़ाहिर बात है, ये ग्रेट 20 इकोनॉमीज हैं और प्राइमरीली इनका जो एजेंडा है वो बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, और आपको पता है ये सारी एज कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की है, बिजनेस की एज है, तो सारा अब ये रिवॉल्विंग पोजीशन है। अच्छा, इसमें मैं आपको बात बताऊं, इंडिया ने ये सारा बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले किया है कि इंडिया के पास इस वक्त SCO की भी सदारत है, इंडिया के पास G20 की भी सदारत आ गई। सो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो जो नेक्स्ट इलेक्शन 2024 का है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियों को अवाम के सामने और ये बता के कि इंडिया ने अपने आप को इंटरनेशनलाइज कर लिया है, ये दिखा के तो इंडिया जो है वो ये करना चाह रहा है। सो इसीलिए G20 को बहुत सारे इजलास हो रहे हैं, पूरे इंडिया में बुखार आया हुआ है और बड़ी तनकीद भी हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल जो G20 का जो लोगो है वो उसमें कमल का फूल डाला गया है। इंडियन सरकार की बात, इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हुई। बीजेपी अपने आप को पार्टी को प्रमोट कर रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बीजेपी जो पार्टी है वो सारा कुछ कर रही है। लेकिन इंडिया को इसमें कामयाबी, जारी बात है, बड़ी हुई है, क्योंकि सारा मुल्क, दुनिया ये समझ रही है कि अब इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है और चाइना के हमें इक्वलाइजर चाहिए खित्ते में, और ये वो है। लेकिन इंडिया के अंदर ये भी मसले मसाइल हैं कि वेस्ट सारा बात तो कर रहा है कि इंडिया को इंपॉर्टेंट है, लेकिन कि वेस्ट उस तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा इंडिया को, और इंडिया के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है इस हवाले से। अगर आप इंडियन जनरल्स या इन लोगों से, जो हम अक्सर डिफरेंट फोरम में बात करते रहते हैं, तो वो बड़े परेशान रहते हैं इस हवाले से कि इंडिया को उस तरह तेजी से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की रही जितना ज्यादा
पॉम्प एंड शो होता है। सो G20 का वो ये कर रहे हैं। दूसरा जो ग्लोबल साउथ है, डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने बेसिकली जितने साउथ एशिया के ममालिक थे उनको साउथ एशिया सार्क से निकाल के इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में डाल दिया। उनको G20 के इस सारे इजलासों में बुला लिया ऑब्जर्वर के तौर पे, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान बाहर है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आउट है और हम जो है वो बाहर। और मजे की बात है कि एसपीओ की चीफ जस्टिस की जो मीटिंग हो रही थी उसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब भी नहीं गए फॉर वन रीजन और दी अदर रीजन। तो हमने अपने आप को भी कुछ मल्टीलैटरल फोरम से हम बाहर निकल जाते हैं। ये तो आप सही फरमा रहे हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि रिलेशनशिप में कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। अगर एक कंपार्टमेंट में आपकी चपकलश है इंडिया के साथ, और वो रहनी भी चाहिए इनफैक्ट कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट और इस किस्म के ऑफिशियल कॉन्टेक्ट तो रहने चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि डॉक्टर मुबीन शाह की तरफ हम बढ़ें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने मेहमानों, अपने नाजरीन के लिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65% कवर करती है ये G20, वर्ल्ड ट्रेड का 79% और वर्ल्ड इकोनॉमी का 84% और वर्ल्ड कार्बन इमिशन का भी 79%। तो अपनी जगह पे जो फोरम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम जब ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा की रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। डॉक्टर मुबीन शाह, आपका ताल्लुक श्रीनगर के साथ है, आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? भारत का तो क्लेम है श्रीनगर के अंदर करवा रहे हैं G20 कॉन्फ्रेंस, और ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक। देखिए साहब, ऐसा है कि मतलब वो तो बोल रहे हैं कि श्रीनगर में भी होगी, मतलब इन अ प्लेस इन आवर वन ऑफ रिजॉर्ट्स गुलमर्ग, बट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें तो नहीं लिखा है एज सच एज प्रेजेंटली। लेकिन उनके वो ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, दे हैव कम रिसेंटली टू श्रीनगर एंड कम एंड गॉन इवन टू गुलमर्ग टू सी द अरेंजमेंट्स। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह ये भी तो फॉल्स फ्लैग मीटिंग तो कहीं नहीं होगी श्रीनगर के अंदर? maybe that there are some small meetings, of not of a high, high caliber, meaning thereby foreign minister की नहीं होगी, lower levels की मत हो सकती है, because they are not spelling out what are the type of meetings there. क्योंकि official website पर तो कहीं नहीं है. I have also checked the official website, it is not there. जो ये है कि जो ये बोल रहे हैं कि मीटिंग होगी, तो बट पॉइंट इज दिस थिंग कि वहाँ उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें तो नहीं दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में कब होगी, कौन सी टाइप मीटिंग होगी, किस लेवल की मीटिंग होगी। मे बी इट इज वेरी लो लेवल मीटिंग, बट अभी तक तो नहीं है। बट देयर ऑफिसर्स आर कमिंग टू सी वेदर द अरेंजमेंट्स आर देयर और नॉट, बट दे हैव नॉट स्पेल्ड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ मीटिंग विल बी देयर and which type of officers will be there. This is just a, आपको तो पता ही है इंडिया वो माहिर है इन इंफॉर्मेशन में, but we have to be wary about it, and particularly Pakistan has to use its foreign office कि जो G20 में जो countries हैं, जो उनके friends हैं out of the G20 countries, whom they can influence. So that their डॉक्टर साहब, कौन से ममालिक हैं वो? मेरे को लगता है कि जो जो G20 में जो कंट्रीज हैं जिनको इन्फ्लुएंस कर सकता है पाकिस्तान, दैट इज कनाडा इज देयर, चाइना तो है ही, इंडोनेशिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, because they are liberal democracies as such. So because Kashmir is a disputed area, they cannot have meetings in a disputed area. डॉक्टर साहब, इसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम आ जाते हैं। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि पल्स क्या है इस वक्त श्रीनगर में इस G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जब वो सुनते हैं कि ये कश्मीर के अंदर होने जा रही है। क्योंकि भारत का क्लेम ये है कि इससे जो एक नेगेटिव इमेज था, या वो पाकिस्तान का जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और वहाँ पे किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, जेल नुमा सिचुएशन है जहाँ पे लीडरों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, इंटरनेट को शट डाउन किया जा रहा है, तो ये तासुर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर कश्मीरियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, वहाँ पे इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो उस हिस्से से आप नहीं समझते कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है? पल्स क्या है इस वक्त श्रीनगर में इस हवाले से? देखिए, इन मीटिंगों से तो नहीं होगा ना दैट डेवलपमेंट एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। यस, दे विल
try to create an impression that, you know, Srinagar and Kashmir is completely all right by holding such meetings. But ये पहले भी इन्होंने ये ड्रामा किए हैं, you know, just after 2019, when everything was closed in Kashmir, इन्होंने conducted tours किए of the European ambassadors to certain group. They took, you know, unconducted tours, and वो तो हमको उस वक्त भी पता है कि उन्होंने जिस एरिया से वो चले गए वहाँ से वो कर्फ्यू हटाया, स्कूल भी खोले, and it was only a show. And those then gentlemen, when they reached New Delhi, they came to know that it was all you know, under curfew those days. आजकल तो नहीं है कर्फ्यू, but the question is कि इससे तो नहीं होगा कुछ कि मतलब development इसी से हो जाएगी and all that. Yes, it can happen that if all the members go there, whoever it is, depending on कौन सा level जाएगा, to they will say that, you know, yes, ये आपका completely control में है सारा situation वहाँ कश्मीर का. वो हो सकता है that depending, and that is why Pakistan has to tell its friends that they have to boycott these meetings because they cannot hold these meetings in a disputed area. डॉक्टर कमर साहब, डॉक्टर मुबीन शाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंसिस्ट करे उन ममालिक को जिनके साथ उनके रवाबित अच्छे हैं कि वो इस मीटिंग का बायकॉट करें. इज़ इट पॉसिबल? आप इसका जवाब देने के साथ साथ डॉक्टर मुबीन शाह से सवाल भी कर सकते हैं. देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज वहाँ पे हैं, टर्की वहाँ पे है, आई थिंक, और बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ पे, इंडोनेशिया वहाँ पे है. ये चीजें बड़ी आउटडेटेड हो चुकी हैं, हमें नए पैमाने और पैराए से देखना है. मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन चीजों पे हमने 75 साल ये करके देख लिया है. आए कुछ और सोचें, प्लान करें. पहले तो जैसे हम बात करते हैं कि देखें, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अगर सऊदी अरब और ईरान अपने सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल सेंचुरीज ओल्ड मसलों को हल करने की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा तो 75 साल का मसला है, इसको किसी जगह पे लगाएं. पाकिस्तान पिछले 75 साल में हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रह गए, और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट हमें इससे आगे निकलना है. और एक बात बताऊं, इसमें ये कश्मीरियों पाकिस्तान सबके लिए आगे है. या तो हम कश्मीर के मसले को ले के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहती, हम भारत के साथ, जिस तरह इंडिया और चाइना कि 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, तो हम भी कारोबार करते रहते और साथ में कश्मीर के इशू पे भी प्रेशर डालते रहते. हमें नए एंगल से सोचना होगा. हमें वो पुराना तरीका, ना तो आप इन बातों को छोड़े, 335 है 370 जब इंडिया ने रिमूव किया था कश्मीर से, तो पाकिस्तान ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुला सका था अपने ओआईसी का. तो आस्किंग के टू द टर्क्स एंड इंडोनेशियंस के वहां पे ना जाए G20 में, ये मुझे नहीं लगता. लेकिन सर, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की वसातत यहाँ पे बैठे हुए हैं. इंडिया के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे क्या पल्स है? पाकिस्तान के हवाले से क्या पल्स है, जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान जो है एट टाइम्स, यहाँ पे भी तो पॉलिटिकल लीडरशिप अपॉर्चुनिस्ट है, जब इनकी पॉपुलैरिटी कम होती है तो ये बोलना शुरू करते हैं. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के बारे में इंडियन कश्मीर में क्या पोजीशन है, और हमें वहां पे जो बताएं इस्लामाबाद या दिल्ली के बारे में क्या सोचता है इंडियन कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लर्निंग एज वेल. देखिए सब ऐसा है कि जो कश्मीर के लोग हैं, दे आर नेचुरली, मेजॉरिटी ऑफ देम, they certainly don't want to be a part of India. The majority of them want to be either a part of Pakistan or independent. अब ये बात ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि मतलब बिकॉज इसी मसला ये नहीं है कि मतलब फिर इकोनॉमी, फिर आप मेरे को एक चीज बताइए, बिकॉज आई एम बेसिकली अ बिजनेसमैन, एंड मेरे को आप ये बताइए, जो आप ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ, it will be always time negative. आपको पता है कि in before 47 also the raw material was made in Pakistan and the factories were in India. The same thing will happen. You will be overwhelmed by the Indian, just like China. जो डॉक्टर साहब आपका आर्गुमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा.
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही थी G20 कॉन्फ्रेंस और इंडिया का साउथ का जो नैरेटिव है उसके बारे में, और उसमें इस वक्त श्रीनगर के में क्या पल्स चल रही है। डॉक्टर मुबीन शाह बात कर रहे थे कि रॉ मटेरियल पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा था बिफोर 1947, और अब भी अगर ट्रेड शुरू होती है तो यही कंडीशन है। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। तो ऐसा है जी कि मतलब फॉर एग्जांपल आई नो बिकॉज आई रिसेंटली वाज इन पाकिस्तान एंड आई आल्सो नो द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपकी आपकी इंडस्ट्री तो उस लेवल पे है ही नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल बी टेकिंग ओनली द गुड्स फ्रॉम इंडिया। देयर विल बी एवरी टाइम अ नेगेटिव ट्रेड विद इंडिया। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप योर ओन इंडस्ट्री टू दैट लेवल, पाकिस्तान आई मीन टू से। तो वो जो है आपको इससे बेटर है इंडिया के साथ ट्रेड डेवलप करने से बेटर है। जो चाइना ने आपने ट्रेड किया है वो आपको पूरी तरह डेवलप नहीं किया है आपने। यू हैव टू कन्वर्ट दैट जो इंडस्ट्रीज चाइना इज बिकमिंग कॉस्टली, दोज इंडस्ट्रीज पाकिस्तान कैन पुट बिकॉज दे हैव द पॉपुलेशन, they have the expertise of that level. अभी high level तो नहीं है, but at the same time those factories could have been converted to Pakistan. They did not do it. They have missed the bus. But at the same time, अगर आप पाकिस्तान इंडिया के साथ सोच रहे हैं कि उससे आपको कोई बेनिफिट होगा, नहीं होगा। आप कोई भी चीज ले लीजिए, इंडिया इस वक्त इंपोर्ट खुद चाइना से करता है। इंडिया is having negative trade with China. Why? Because it is costlier than China. डॉक्टर साहब लेकिन बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं ना, जैसे वेजिटेबल्स हैं, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन है, वो तो भारत से आ रही हैं पाकिस्तान, चाहे वो यूएई से घूम कर आएँ या पाकिस्तान का चावल यूएई के जरिए भारत उसको रीपैक करे और दुनिया के अंदर भेजे। That shows what is the problem. कि अगर आपकी वेजिटेबल्स भी आ रही हैं इंडिया से, that means your per hectare production is low. You people have not put your focus on development of agriculture in a scientific manner. उसके लिए डॉक्टर साहब उसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, आप बताइए। 1 2 3 किस तरह से, अगर हम इसी का इंतजार करते रहें कि हमारी इंडस्ट्री उस लेवल तक आए। देखें ना बाहर अपने सऊदी अरब और ईरान के रिलेशनशिप। देखिए सर मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ जी कि इंडिया में 1991 में जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है, 1991 में इंडिया की भी वही पोजीशन थी। They did not have even 15 days of money for the imports, and they had to put gold under mortgage with the Bank of England. आप देखिए उस वक्त, लेकिन क्या हुआ उस वक्त कि जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह, they changed the whole setup in India. उन्होंने लिबरलाइज किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग दे डिड इट, एंड एट द सेम टाइम देन गेव द नेसेसरी इम्पीटस टू द इंडस्ट्री। आपके तो हाँ, मैं जब था वहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है। अब आपकी टेक्सटाइल हो रही थी वो भी बंद हो गई है बिकॉज द पॉलिसीज हैव बिकम सो बैड दैट द इंडस्ट्री कैन नॉट मूव। तो मतलब ये है कि आपको स्ट्रेस उस पे करना है। अगर क्योंकि मैं तो अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज देयर एंड आई हैड डिस्कशन इन योर यूनिवर्सिटी आल्सो, एंड दिस सेम थिंग वाज टोल्ड टू मी बाय वी विल डू ट्रेड विद इंडिया, हम बेटर हो जाएंगे। मैंने बोला आप ट्रेड क्या करेंगे उनके साथ, आपको माइनस होगा। आप ऑलरेडी माइनस में थे पहले भी जब आप इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। यू हैव टू don't bank on that. It is a very unfortunate part of it that it is because that you people feel that India के साथ हम ट्रेड करेंगे। हम डॉक्टर कमर चीमा साहब, डॉक्टर मुबीन शाह का ये आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, आपकी क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए ट्रेड तो हमें करनी चाहिए, करनी पड़ेगी इंडिया के साथ। डॉक्टर साहब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। आप दुनिया में कारोबार उन मंडियों से करते हैं जहां पे आपकी जो मंडियां भी करीब होती हैं। हमें इंडिया से कारोबार करना है। मुझे एक बात बताएं, सिंपल सी बात है, ईरान के साथ दुनिया ने सैंक्शन लगाई हुई हैं, अफगानिस्तान को इस काबिल नहीं समझते कि और आगे हम उसके रास्ते सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच सकते। चाइना के साथ हम कॉम्पिटेटिव नहीं है क्योंकि वो इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट जितना वहां पे हमारी इंडस्ट्री वहां जाके कम्पीट ही नहीं कर सकती। इंडिया को आपने ब्लॉक कर दिया 75 साल है, आपने क्या कारोबार करना? खुदा का हमें नाम लेना चाहिए, कोई हमें तरक्की। एक मिनट चीमा साहब, इंडिया के इंडस्ट्री के साथ आप कम्पीट कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। आप तो और एक चाइना बात के ये साथ नहीं बिल्कुल, कर सकते तो इंडिया के साथ कैसे करेंगे? मैं आपकी सिर्फ लेवल इंडिया ऑफ को मैं अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपटीशन, है ही नहीं सर। लेकिन जी अगर अच्छा मैं डॉक्टर अभी साहब इंडिया, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें वो जहाँ तक सैंक्शंस का ताल्लुक है ईरान का, वो तो पॉलिसी फेल हो गई जब चाइना उसके साथ कारोबार कर रहा है और उसके साथ साथ इंडिया उससे चीज़ें ले रहा है, ऑयल ले रहा है, तो बाकी फिर रह क्या जाता है? उस चाइना की 400 बिलियन सर डॉलर की वहाँ चाइना, पे रशिया भी डॉक्टर करने जा रहा साहब है। जी जी। डॉक्टर साहब चाइना और इंडिया को दोनों को ये एडवांटेज है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पास कितने पड़े हुए हैं। हमारे पास 3 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं पड़े, हमें हर महीने को What आईएमएफ is the और reason ग्लोबल for लेंडर के that, पास सर? जाना चीमा पड़ता है। साहब, what is the reason for that? आप बताइए ना, रीजन सर क्या है उस, उसका? मैं इसीलिए आपको बोल रहा था, देख 91 की आप हिस्ट्री देख लीजिए इंडिया की। इंडिया in 91 was the same position as what Pakistan is today. Because of that, they changed the policy completely. That is why they became forward. मुझे सर मैं हमारी I attended पॉलिसी, मैं सर मैं आपको एक सवाल करता हूँ। जी I attended the 100th फंक्शन था इकोनॉमिक टाइम्स का, and at that time Manmohan Singh came and attended that function, or he graphically told us what was the situation of the Indian economy at 91, that they had to put gold mortgage to Bank of England, then only they could import goods. तो बात ये है कि उन्होंने चेंज किया, आप लोग पाकिस्तान में चेंज ही नहीं हुई। जब तक आप अपनी पहली पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं आप ट्रेड कर सकते। डॉक्टर मुबीन शाह साहब, ये आपकी वजह बात है, हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, चेंज लानी पड़ेगी। आ जाते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। ये जो डेवलपमेंट है, डॉक्टर मुबीन शाह फरमाइएगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? इफेक्टिव है, इस डेवलपमेंट को टैकल कर सकती है, या खामोशी से बैठना इस वक्त है? क्योंकि दुनिया तो इस वक्त भारत की तरफ देख रही है, उसकी मंडी जो इकनॉमिक उनके इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उसकी तरफ देख रही है। वो तो जो उनके जो आइडियल इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी खामोश है। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है भारत में, उसके ऊपर खामोशी अख्तियार की हुई है। जो दलित के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, उसके ऊपर खामोशी है। और ये जो बीबीसी ने जो सैरबिन की रिपोर्ट चलाई, वो जो उसके ऊपर कदगन है, उधर भी खामोशी है। तो वो तो मफादात को देख रहे हैं अपने। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? सर उसमें देखिए ऐसा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो नहीं है कि आज वो बोलेंगे कल हो जाएगा। वो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन जो हमारे को लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में जो है कि हम तो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एटलीस्ट तो आप तो बताइए ना उन कंट्रीज को, यू हैव टू बायकॉट सच। हम तो नहीं बोलते हैं उनको G20 की मीटिंग को बायकॉट करिए। हम बोलते हैं जो अगर वो श्रीनगर में कोई मीटिंग करेंगे उसको बायकॉट, दैट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। लेकिन ये बायकॉट सऊदी अरब करेगा, आपको लगता है? टर्की करेगा? इंडोनेशिया करेगा? क्यों नहीं कर, पहले नहीं किए हैं। People have done, countries have done. जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Certain issues in a certain place. जी They डॉक्टर have साहब। done डॉक्टर साहब मिडिल ईस्ट से, places. मेरी इतला के मुताबिक मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टर्स जा रहे हैं श्रीनगर में। यूएई बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, वो इस चीज से पीछे निकल गए हैं। देखिए आपकी सऊदी अरब और यूएई में क्या लिवरेज है? मैं आपको बताता हूँ सर। जी यूएई इज अ कंट्री व्हिच इज बेस्ड ऑन, देखिए पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट कितनी है यूएई में। ये जितनी आपको इस पे पैसे जरूरत है ना पाकिस्तान को निकालने के लिए प्रॉब्लम है आईएमएफ के, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने वहां प्रॉपर्टी में की है इन द लास्ट 2 to 3 months as per the report। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अभी भी कोई 20 करोड़ डॉलर की पाकिस्तानियों ने अभी रिसेंटली वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। आप बजा फरमा रहे हैं। वही मैं आपको देखिए यूएई जो है, अभी आप बोल रहे थे, चीमा साहब भी बोल रहे थे कि दैट यूएई इज अ डिफरेंट प्रपोजिशन देन सऊदी अरेबिया। देखिए अभी आपने पाकिस्तान ने कतर को सिक्योरिटी दे दी, तो समवेयर देयर इज अ लीवरेज समवेयर। नहीं तो क्या है फिर why then is it the Pakistan state is only for the security purposes? They cannot take anything. Yes. Every country has a give and take, you know. And if they cannot do it, then the foreign policy is a failure. That there is a foreign policy is a failure of Pakistan in that context. आप security ये जो Saudi, we know also, you must be also knowing कि Saudi Arabia is not given security by only America. It is given security by Pakistan also. डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर मुबीन शाह साहब का पॉइंट है, ये अपनी जगह पे वैलिड तो है,
लेकिन उसके साथ साथ जब इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे ईरान और सऊदी अरब अपने डिफरेंसेस को मेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर भारत और पाकिस्तान नहीं करते, और जो गैस पाइपलाइन है और जो खित्ते के अंदर एक खुशहाली का हम ये ख्वाब बैठे तो देख नहीं रहे हैं, वो बोलते हैं कैसे कि नहीं शर्मिंदा नहीं ताबीर करने होगा। के नहीं, but और there must be some condition. अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाए तो हम इंडिया को फिर प्रेशराइज कर सकते हैं यार, कश्मीर के अंदर ये जो 370 और सर 35 है। सर वो नहीं होंगे उससे, they will never be सर pressurized by those things. जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर सर सिंपल सी बात है, आप इस चीज को ये ज़हन में रखें कि जो इंडियंस है, क्या हमने इंडिया को एमएफएन स्टेटस दिया? इंडिया ने हमें 1991 में मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया फॉर डूइंग बिजनेस। हमने उनको दिए नहीं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, आप मुख्तसर कीजिएगा। मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, हमने इंडिया को एमएफएन स्टेटस नहीं दिया, इंडिया ने हमें दिया। इंडिया ने भी उरी के बाद, वाकये के बाद उसको विड्रॉ किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने कहा कि हम इंडिया से गंदम और शुगर और ये कॉटन, ये छोटी मोटी चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं अब क्या कश्मीरियों के 1 लाख कश्मीरियों के ऊपर सौदा कर रहा हूँ, हालांकि आज भी हमारी जो बहुत सारी जो मेडिसिन है वो इंडिया से आ रही है। तो हमारे जो सियासतदान है, पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और दाएं विंग के लोग जो रुकावटें थे, आज हमारे सियासतदान रुकावटें हैं। आज पाकिस्तान की फौज चाहती है इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, लेकिन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो सियासतदानों ने देनी है। इमरान खान को यह था कि मैं ऑलरेडी अनपॉपुलर हूं, तो ये ना हो कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर जाऊं। डॉक्टर साहब, तो वो तो करंट पॉलिटिकल रिजीम भी तो खामोश है ना इसके ऊपर, वो तो कोई वो भी सर, इनके पास तो वो ताकत ही नहीं है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। ये तो दिन पूरे करने बैठे हैं, नवंबर में आपके, अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। इनके पास क्या, इस कमजोर हुकूमत के साथ तो जिनके आपके अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो भी बात करने को तैयार नहीं होंगे, कि बिकॉज उनको पता है कि ये सड़कों पे इमरान खान है, एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट पे है। तो अभी तो बात की नहीं जा सकती, अभी तो और बहुत सारे ममालिक नहीं बात कर रहे। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट वीक इसको हम कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर मुबीन शाह साहब, अगर कोई मैसेज देना चाहें 1-2 जुमलों में। नहीं, हमारे को तो एक ही मैसेज है सर कि पाकिस्तान, yes, they should do it, but based on certain conditions which we have already spelled out to the government of Pakistan and all, कि ये conditions होनी चाहिए, then only these things should be materialized. ओके, कंडीशन होनी चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा, आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं तो समझूंगा कि ये जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, इनकी बात को सुना जाना चाहिए, और जिस तरह कश्मीरी हमारे साथ पिछले 75 साल से खड़े हैं, हमें इनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ना। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और बहुत अहम गुफ्तगू थी। नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टाइम शॉर्ट था, अभी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है जो आपके साथ शेयर करनी है। बहरहाल आज के लिए यही काफ़ी है। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।